एमआईएम के लिए परवेज भाई जितना आप कोशिश कर रहे हैं रामपुर के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है रामपुर में एमआईएम का? देखिए, हम लोग तो स्ट्रगलर लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हम सबसे पहले तो जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी कौम का सोना मुझे सोने नहीं देता, हम तो अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 75 सालों में हमने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया, लेकिन सबने हमें सिर्फ बाराती बनाया है, दूल्हा नहीं बनाया है। सिर्फ पोजीशन दी है कहीं कहीं, लेकिन पावर फिर भी नहीं दी है। और पोजीशन और पावर का फ़र्क ये होता है कि मैं आपसे कहूँ कि ये गाड़ी तो आपकी है, लेकिन आप छू इसमें से कोई चीज़ नहीं सकती, या ये मकान आपका है, लेकिन इसमें से आपको हक़ नहीं है किसी चीज़ को छूने का। तो बस ऐसे ही हमारे साथ हुआ है कि अब हम पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार उसकी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है आप कितने कामयाब हुए और रामपुर की जनता को कितना पब्लिक को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए, हम कामयाबी नाकामी तो अभी हम नहीं कह सकते। हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, लोग अभी बेचारे कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये हम सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के दरमियान में जाके बता रहे हैं कि अपने हक मांगने को सांप्रदायिकता नहीं कहते। सांप्रदायिकता कहते हैं अपनी कौम को दूसरी कौम के खिलाफ भड़काने की। हम खुदा न खास्ता अपनी कौम को भड़का तो नहीं रहे। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं दूसरी कौमों की तरह, हम कहते हैं ब्राह्मण को अगर अधिकार मिला है, यादव भाइयों को मिला है, राजभर भाइयों को मिला है, तो हम मुस्लिम को भी मिलना चाहिए, SC ST OBC भाइयों को भी मिलना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है कि आप रामपुर के लिए एमआईएम को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हाँ, तो आपने अपनी जो अल्पसंख्यक हैं इनके उद्धार के लिए कुछ काम किया है, इनके समाज हित के लिए? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं जागरूकता अपने यहाँ लोगों को बताने की कि आप महंगी शादियाँ ना करें, आप महंगे मकानात ना बनाएं, और बड़े दर्द के साथ और माफ़ी के साथ कि मसाजिद भी महंगी ना बनाएं। अपने बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च करें, क्योंकि अगर हम तालीम में पिछड़ जाएंगे तो खुदा की कसम कभी लीडर कौम नहीं बन सकते। तो हम अपने कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हो सकता है एजुकेशन पर हम अपनी NGO के ज़रिए से मेहनत कर रहे हैं, और हेल्थ पे भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा, उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। छोटे छोटे रोज़गार दिलाने की कोशिश करते हैं। जो खुददार तबीयत लोग हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो मांगना नहीं चाहते, अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम प्लानर बनाते हैं कि भाई प्लानिंग बनाइए, पहले क्या काम करना चाहते हैं आप प्लानर बनिए, और उसके बाद हम उनको कर्जा मुहैया कराते हैं, जिससे वो पैसा हमें वापस भी करें, ताकि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बाकी रहे। एक बात कही जाती है कि जो भी मुस्लिम लीडर हैं वो सत्ता हासिल करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पावर को अप्रोच बढ़ाने के लिए मुस्लिम्स के कंधों पे ही चढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, लेकिन आपने दूसरों पे तो पूरा भरोसा किया। 75 साल में देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी एक लीडर बनाए मुसलमानों के। 5 साल से मदरसा जो टीचर्स हैं, जो आधुनिकीकरण के नाम पर टीचर रखे गए, उनकी तनख्वाह नहीं मिली। कभी आपने ये सवाल भाजपा से नहीं पूछा? आप में समाजवादी एक बहुत बड़ा चेहरा है, आजम खान बहुत बड़ा चेहरे हैं, मुलायम सिंह यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया सन 2012 में, आज तक 1% रिजर्वेशन नहीं मिला। मैं आपको खता कलामी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। मैंने बोला मुस्लिम लीडर में आप भी हैं, आजम भाई भी हैं, और XYZ ओवैसी साहब भी हैं, और बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं। मैं सबके लिए एक बात कह रहा हूँ, चाहे वो आजम खान ही हैं, तो उन्होंने भी क्या मतलब कोई हमारे लिए रिजर्वेशन तैयार किया? और आपके द्वारा भी रिजर्वेशन किसी तरीके का तैयार किया गया क्या? आपकी एमआईएम ने कभी हमारे इस मुद्दे को आगे, जहां उनकी ताकत है वहां पर भी इसको आगे बढ़ाया? बिल्कुल हैदराबाद में, बिल्कुल हैदराबाद में, तेलंगाना में आप देखिए माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलता है, और आप जाके देख लें। मैं खुद हैदराबाद जा चुका हूँ, मैं खुद तेलंगाना में जा चुका हूँ। मेरे सामने ही तकरीबन शायद सन 2017 के आसपास की बात है, तेलंगाना बना था, तो मैं वहाँ था। मैंने देखा था हर घर के अंदर एक इंजीनियर हमें मिला, क्योंकि वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी को जो है रिजर्वेशन मिलता है, इसलिए उनको जॉब्स में भी उसका फ़ायदा मिलता है। तो जहाँ इसके अलावा 12 इंटर कॉलेज हैं खुद अकबर ओवैसी साहब के, जिसमें 18,000 बच्चे हर मज़हब के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, ना उनसे कोई फीस ली जाती है, उनको किताबें फ्री मिलती हैं, उनको बैग्स फ्री मिलते हैं, उनको खाने फ्री मिलते हैं, और किसी भी मज़हब का भेदभाव नहीं रखा जाता। कोई पूरे इंडिया के अंदर एक MLA दिखाते जिसके इतने इंटर कॉलेज हो और उसमें इतने हज़ार बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। अच्छा, मुस्लिम भी 5 स्टार होटल की तरह उनकी बिल्डिंग है। अगर आप देखें, आप मुस्लिम हित की बात करते हैं और स्वर्ण समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन मैं आप मुस्लिम होने के नाते, और आप भी एक मुस्लिम से, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा।
मदरसे के ऊपर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। यकीनी तौर पे वो राजनीति के लिए एक साजिश की जाती है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, हम खुद उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक आपसे सवाल ये है कि आपने अपने मदरसे के ऊपर, जो मदरसे में पढ़ाई है, कभी उस पर रिसर्च किया है कि हम अपनी जगह सही चल रहे हैं या हमारे अंदर कुछ कमी है? देखिए, गलतियां कहीं, मैं मानता हूँ इंसान है तो गलतियों का बना हुआ है, गलतियां क्या स्कूलों में नहीं होती। लेकिन सवाल हमें शिकायत अपनी सरकार से ये है कि आपने सिर्फ मदरसों को शक की निगाह से क्यों देखा। हम मानते हैं अगर आप वाकई में हमारा उद्धार करना चाहते हैं तो पहले मदरसा टीचर की जो तनख्वाह जो आधुनिकीकरण के नाम पे रखे थे 5 साल से नहीं मिली, आपने क्या दिया आज तक? अगर वाकई में आप ईमानदार हैं तो पहले जो मदरसे सरकार से के उससे चलते हैं, पहले उनको तनख्वाहें तो पूरी दें। आप कहते हैं हम मानते हैं जहाँ गलतियाँ उसको सुधार करना चाहिए, और सुधार हो रहा है और हुआ है। अभी आप देख लें, तकरीबन 1800 बच्चे नीट में बैठे मदारिस के और 1200 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अच्छा, एक आपसे और सवाल किया था कि मदरसे के ऊपर नॉर्मली जो हमारे और हिंदुस्तानी भाई हैं, वो कहीं ना कहीं मीडिया ने उनको ऊपर प्रोपेगेंडा करके इतना फोकस कर दिया है कि मदरसे को एक आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। उनके दिमाग में ऐसा माइंड मेकअप कर दिया है कि मदरसा जो है आतंकवाद का अड्डा है। आखिर ऐसा क्या चीज़ वो प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि और भाई इस बात को तस्लीम करने लगते हैं? ये साहब आज की बात नहीं है, हमेशा से है। अगर मदरसे आतंकवाद के अड्डे होते तो आज़ादी का फतवा सबसे पहले मदारिस से ही शुरू हुआ। आज हम अपने इस मुल्क में, भारत में आज़ाद नहीं बैठे होते। ये मदारिस ही की देन है कि जो फतवा हमारे उलमा ने दिया और उलमा ने कुर्बानी दी। और देखिए, इल्ज़ामात लगाना बड़ी अलग बात होती है। मैं आप पर, आप मुझ पर मुल्ज़िम भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुजरिम बनाने के लिए हमें सबूत देना पड़ते हैं। कहीं आज सबूत भी आपने देखा है कि जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात ही रहते हैं। मदरसे आतंकवाद नहीं, अमनवाद सिखाते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ जहाँ पे बात आती है वहाँ पर सीधी बात रख दी जाती है कि अगर कोई मुस्लिम कोई भी गलत काम करता है और किसी भी गलत काम में आरोपी पाया जाता है तो उसको इस्लाम की निगाह से देखा जाता है कि सारी कौम ही उस तरह की काम करती है। लेकिन उसमें ही अगर दूसरा भी इस तरह का कोई काम करता है और दूसरे मजहब का काम करता है तो उसको इंडिविजुअल देखा जाता है कि वो फला आदमी ही सिर्फ एक दोषी है। लेकिन मुस्लिम होने के नाते हर मुस्लिम को माना जाता है कि पूरा मुस्लिम मुआशरा ही, पूरा मुस्लिम जितना सोसाइटी है सारी दोषी है। ऐसा क्यों? कैसा माइंड मेकअप हो गया और कितना कामयाब हो गई है लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करने में, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो? देखिए, एक वर्ड है इंग्लिश में, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस द पीपल यू कैन कंफ्यूज हिम। हमेशा से कंफ्यूज किया गया। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ आई मे बी मुस्लिम बट आई एम नॉट इस्लाम। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं इस्लाम नहीं हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा इस्लाम गलत नहीं है, समझे। कुछ मुल्क गलत हो सकते हैं लेकिन इस्लाम गलत है। अगर आपको इस्लाम देखना है या समझना है तो अल्लाह के कलाम को बाज़ाब्ता आप समझने की कोशिश करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। जो इंटरप्रिटेशन गलत किया है आप उस पर ना जाएं, बल्कि उसके सियाक़ और सबाक़ को समझें। बहुत सी आयतों का गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि साहब कुरान में ये लिखा है, वो लिखा है। देखिए, उसके पस मंज़र को देखें, उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। अगर श्री कृष्ण जी ने अगर अर्जुन से ये बात कही है कि इस वक्त युद्ध का वक्त है, तुम अपने सगे संबंधी ना देखो, ये इस वक्त हमला करो, तो ये जो बात उन्होंने कही है एक युद्ध के वक्त में कही है कि आम वक्त में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुछ युद्ध के वक्त की बातों को लोग जो है आम वक्त में गलत इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से रखते हैं और खामखा मदरसे को बदनाम करने की या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। गो हत्या एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और जहाँ तक देखा जाता है गो हत्या पता नहीं कहाँ होती है या नहीं होती है, मैं इसका नहीं बोल सकता, लेकिन बार बार गौ हत्या का जिक्र आता है। लेकिन गौशालाओं का हाल अक्सर वीडियो को हमें देखने को मिलता है कि गौशाला में बहुत बुरा हाल है। गायें खाने के मारे मर रही हैं और मुख्तलिफ उनको बीमारियां हो रही हैं, वो कीचड़ पानियों में सड़ रही हैं, सिसक के मर रही हैं और तमाम ऐसे ट्रॉली से खींच कर लेकर जाया जा रहा है जो कि एक इंसानियत पे एक शर्मसार धब्बा है। तो लेकिन यहाँ पर बार बार जो बात आती है गोवंश की हत्या की, और वो क्योंकि ये शो किया जाता है कि मुस्लिम लोग गो हत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी लंबी नाम की बीमारी के बारे में मैं लांबी के नाम से सुन रहा हूँ। क्या किसी आपने गौरक्षक दल वाले को देखा कि वो उनका इलाज करा रहा हो? क्या किसी आपने इतने जितने भी ये दल हैं जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, असल में ये राजनीतिक से प्रेरित लोग हैं।
ये लोग अब जागेंगे, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं। असल में आप बहुत झूठ को किसी दिन तक, बहुत दूर तक, दिनों तक नहीं बोल सकते। बेचारे भोले भाले लोग थे, अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए गए थे और सांप्रदायिकता के नाम पर जो है लोगों को भड़काया और डराया गया था। लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब समझ रहे हैं लोग। आज देखें, आज एक डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना गिर गया। आज हम, जबकि कभी किसी ज़माने में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही थी कि अगर रुपए की कीमत गिरती है तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत गिरती है। अब वो खुद समझ लें उनकी कितनी हैसियत गिर गई। आज वो कहते थे पकोड़े बनाओ, भाई आज आपने जो है तेल महंगा कर दिया। जो 90 रुपए का तेल था वो 200 रुपए से ऊपर हो गया, तो वो बेचारा पकोड़े भी नहीं कैसे बनाएगा। और गैस का सिलेंडर जो था 450 का, आपने 1100 का रख दिया। सर जी, लेकिन जनता तो खुश है। जनता तो मोदी जी की जयकार कर रही है और लगातार जनता में अंदर मोदी जी के लिए प्रेम भाव प्रेरित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये जो गोदी मीडिया को आप देख रहे हैं वो चीज़ दिखाते नहीं। और असल में सारी की सारी गोदी मीडिया उन्हीं के पास है, लेकिन सोशल मीडिया से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि लोग किस तरह बीमार हैं तो बगैर इलाज के। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना आया, कितने हजार लाशें जो हैं वो समंदर में बहती हुई मिली। कितना बड़ा हमारे देश। उसके बावजूद भी मोदी जी के बारे में बोला जाता है कि मोदी जी ने वैक्सीन बनवाने के बाद में लोगों की रक्षा कर दी और हिंदुस्तान को बर्बाद होने से बचा लिया और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा ली, ऐसा बोला जाता है। देखिए, हकीकत को जानने वाले सब समझ रहे हैं कि क्या हुआ है। कई लाख लाशें जो हैं वो हुई हैं, लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिले हैं। कैसा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है हेल्थ डिपार्टमेंट का, और कैसा लॉकडाउन का भी मिसमैनेजमेंट। लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन इस मिसमैनेजमेंट का जो तरीका था लॉकडाउन, क्योंकि हम अमेरिका की तरह बहुत संपन्न देश नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का लॉकडाउन, हमारी अर्थव्यवस्था उसी दिन से चरमरा गई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्टर है वो हमारे मुतासिर हुए इससे। अच्छा, जो आज का युवा है, युवा के अंदर हर वक्त नेता बनने की और युवा नेता बनने की कोशिश रहती है। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि युवा के अंदर कोई भी सोशल वर्क करने की या समाज सेवक बनने की या खिदमत खल्क करने का जज्बा पैदा हो। ये जज्बे में कमी क्यों है? एक आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आप एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और आप सोशल वर्क में हर वक्त लगे रहते हैं और सोशल वर्क से आपका बहुत पुराना नाता है। तो एक आपसे सवाल है कि सोशल वर्क की तरफ वो पब्लिक का अट्रैक्शन क्यों नहीं है और सिर्फ पब्लिक का अट्रैक्शन पॉलिटिक्स पर क्यों है? देखिए, जूते चाट कर तरक्की हासिल करना और जूते घिस कर तरक्की हासिल करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल लीडर बनिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए और हम खुद चाहते हैं लीडर लोग बने। लेकिन लीडर कहना बहुत आसान है, लेकिन लीडर बनने के लिए आपको कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। आपको तवाज़ु भी आपके अंदर आए, आपके अंदर दूसरे की हमदर्दी भी आए, आपके अंदर अपने आप को छोटा समझने का जज्बा आया। एकदम कोई तरक्की नहीं मिलती है। हवाई जहाज़ को भी देख लें, अगर उसको ऊंचा उड़ना होता है तो पहले वो ज़मीन पर दौड़ता है। तो हमें पहले ज़मीन पर रहना पड़ेगा। तरक्की करना और तरक्की की सोच रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे पाँव ज़मीन से नहीं हटना चाहिए। आप चाहेंगे कि युवा जो है ये युवा नेता की तरफ को आगे बढ़े या समाज हित में खिदमत खल्क और सोशल वर्कर की तरफ को आगे बढ़े? देखिए, सोशल वर्किंग करते करते ही हमें राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति भी सोशल वर्किंग का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला सोशल वर्किंग होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें मोहल्ला, और मैं तो बल्कि एक शेर पढ़ता हूँ कि वो शेर है कि हम सारी दुनिया का, उसका मफहूम याद है, मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, कि हम सारी दुनिया का ध्यान रखें और अपने पड़ोसी का ध्यान नहीं रखें। ये बहुत गलत बात है। घर से समाज सेवा शुरू करना चाहिए, मोहल्ले से शुरू करना चाहिए, शहर से शुरू करना चाहिए, फिर अल्लाह तो खुद ही बना देगा इंशाल्लाह। आपके रामपुर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? और यही मैसेज है कि हम, राजनीति भी समाज सेवा का जरिया है, लेकिन राजनीति को खाली पैसा कमाने का जरिया ना समझा जाए। पैसे कमाने के बहुत से जरिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत बढ़िया बात बोली आपने और हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में और ऊपर जाएं और आने वाले टाइम चेयरमैनी का टाइम है और आप, कुछ लोगों से बात भी आ रही है कि चेयरमैनी की उम्मीदवार आप हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं तो आप बिल्कुल चेयरमैनी जीतें। शुक्रिया।